नमस्कार, आप सभी का स्वागत है टॉप अपडेट में। मैं हूं शालिनी राणा। आइए शुरू करते हैं टॉप अपडेट की खबरें। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक दशक से भी पुराने अलग अलग मामलों में भ्रष्टाचार के आरोप साबित होने के बाद 4 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है और 3 सेवानिवृत्त अधिकारियों की पेंशन में स्थायी कटौती का आदेश दिया है। समाज कल्याण विभाग के आधिकारिक सूत्रों के अनुसार ये कार्यवाही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार की भ्रष्टाचार के प्रति बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करने की नीति के तहत की गई है। यहाँ जारी एक बयान के अनुसार आरोपी अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने और उनसे गबन की गई सरकारी धनराशि की वसूली के निर्देश भी दिए गए हैं। जम्मू कश्मीर में बडगाम और नगरोटा विधानसभा सीटों पर 11 नवंबर को होने वाले उपचुनाव से पहले सियासी पारा चढ़ गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। बीजेपी नेता और विधानसभा में नेता विपक्ष सुनील शर्मा ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पर बड़ा आरोप लगाया है कि उन्होंने 2024 में बीजेपी के साथ गठबंधन का प्रयास किया था, जिस पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पलटवार करते हुए कुरान की कसम खाकर कहा कि उन्होंने 2024 में भाजपा के साथ किसी भी तरह के गठबंधन की कोशिश नहीं की थी। सुनील शर्मा ने दावा किया कि उमर अब्दुल्ला 2024 के विधानसभा चुनाव के बाद सरकार बनाने के लिए बीजेपी के नेताओं से दिल्ली में मुलाकात कर चुके थे। शर्मा के इस बयान के बाद पूरे राजनीतिक माहौल में हलचल मच गई। दिल्ली नगर निगम की 12 सीटों पर 30 नवंबर को उपचुनाव होने जा रहे हैं, जिसके लिए तीनों प्रमुख दलों बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। पहले आम आदमी पार्टी, फिर बीजेपी और अब कांग्रेस की कैंडिडेट लिस्ट सामने आ गई है। इन सीटों पर खास नजर मालूम हो, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता शालीमार बाग बी वार्ड का प्रतिनिधित्व करती थी, जिसे उन्होंने इस साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव जीतने के बाद छोड़ दिया था। वहीं बीजेपी के कमलजीत शेहरावत ने पश्चिमी दिल्ली लोकसभा सीट से सांसद चुने जाने के बाद द्वारका बी वार्ड छोड़ दिया था। इन सीटों पर मुख्य रूप से सबकी निगाहें टिकी हैं। अब देखना यह है कि क्या ये सीटें वापस बीजेपी के पास आएंगी या फिर कांग्रेस या आम आदमी पार्टी इन पर कब्जा करने में सफल होंगी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव रायपुर पहुंचे। यहां उन्होंने दावा किया कि बिहार में बदलाव की बयार बह रही है और वहां चल रहे विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन जीत की ओर अग्रसर है। साथ ही अखिलेश यादव ने कहा कि बिहार नया सीएम चुनने जा रहा है। बिहार बदलाव लाने के साथ साथ एक युवा मुख्यमंत्री भी चुनने जा रहा है। बिहार को एक नया मुख्यमंत्री मिलने वाला है। एक नई ऊर्जा वाला युवा मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव होंगे। साथ ही बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि इतने दिनों से इनकी सरकार चल रही है, पिछले 11 साल में घुसपैठिए आए हैं, तो इसकी जिम्मेदारी तो बीजेपी की है। बीजेपी घुसपैठियों से ज्यादा घूस पर ध्यान देती है। यूपी अपना परिणाम दे चुका है। पिछले लोकसभा चुनाव में उन्होंने बताया कि पिछड़े, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक के साथ भारतीय जनता पार्टी ने भेदभाव किया है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान मीडिया से रूबरू हुए और इसके बाद वो विरोधियों पर गुस्साए दिखाई दिए। बिहार चुनाव पर आजम खान ने खुलकर अपनी बात रखी। वहीं वह एक बार फिर से कट्टे वाले बयान से रामपुर विधानसभा का उपचुनाव शहर भाजपा विधायक आकाश सक्सेना और उनके पिता पूर्व मंत्री बहादुर सक्सेना पर निशाना साधते हुए नजर आए। यही नहीं, आजम खान ने बिहार चुनाव में न जाने की वजह भी बताई। आजम खान ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चैलेंज देते हुए रामपुर से चुनाव लड़ने की चुनौती तक दे डाली है। उन्होंने राहुल गांधी की वोट चोरी के मुद्दे पर राजनाथ सिंह के पलटवार पर भी जोरदार हमला बोला।
बिहार विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण में एनडीए और महागठबंधन दोनों के सामने अपनी पारंपरिक सीटों को बचाने और नए क्षेत्रों में असर बढ़ाने की चुनौती है। 11 नवंबर को होने वाले मतदान में दोनों गठबंधनों की सफलता काफी हद तक उनके छोटे सहयोगियों के प्रदर्शन पर निर्भर करेगी, जिन्होंने इस चरण में अधिकतर सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। एनडीए की ओर से केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के नेतृत्व वाली लोक जनशक्ति पार्टी 28 में से 15 सीटों पर मैदान में है, जबकि जीतन राम मांझी की हम सभी 6 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। दलित समाज में चिराग पासवान और मांझी दोनों की मजबूत पकड़ है। वहीं उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम को 6 सीटें मिली हैं, जिनमें उनकी पत्नी स्नेहलता कुशवाहा भी प्रत्याशी हैं। झारखंड की घाटशिला विधानसभा सीट पर 11 नवंबर को होने वाले उपचुनाव ने हेमंत सोरेन और पूर्व सीएम चंपाई सोरेन के बीच राजनीतिक जंग का रूप ले लिया है। चुनावी प्रचार में जब हेमंत सोरेन ने घाटशिला के धूलभूमगढ़ में आयोजित चुनावी सभा में बाबूलाल सोरेन को बैल कह दिया, वहीं उनकी पार्टी के प्रवक्ता ने बाबूलाल के पिता चंपाई सोरेन को पार्टी का गद्दार कह दिया। चंपाई सोरेन चुनाव प्रचार के अंतिम दिन प्रेस वार्ता में हेमंत सोरेन के इस बयान पर ऐतराज जताते हुए रो पड़े। इस उपचुनाव में जेएमएम प्रत्याशी की मां सूरजमणि सोरेन भी घाटशिला के गलुडी की सभा में अपने संबोधन में रो पड़ी थी। रविवार को चुनाव प्रचार के अंतिम दिन बीजेपी प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन के पिता चंपाई ने भी रो कर बीजेपी की ओर से आंसुओं का हिसाब बराबर कर दिया। अब देखना दिलचस्प होगा कि मतदान का दिल किसके आंसुओं पर पिघलता है। केंद्रीय राज्य मंत्री सतीश चंद्र दूबे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर महागठबंधन पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बगहा के लोगों को भ्रमित करने के लिए महागठबंधन के प्रत्याशी की ओर से ये झूठी अफवाह फैलाई जा रही है कि मुकेश सहनी की हेलीकॉप्टर नहीं उतारने दिया गया, जबकि सच्चाई ये है कि उनके पक्ष से हेलीकॉप्टर उतारने की कोई परमिशन ही नहीं ली गई थी। सतीश चंद्र दूबे ने कन्हैया कुमार पर भी तीखा प्रहार करते हुए कहा कि बगहा में रोड शो करने वाले वही कन्हैया कुमार हैं जिन्होंने देश विरोधी नारे लगाए थे। उन्होंने सवाल उठाया कि ऐसे नारे लगाने वाले लोग जब प्रचार करते हैं तो जनता को क्या संदेश देंगे? जो देश का नहीं हुआ वो चंपारण का क्या होगा? महाराष्ट्र सरकार में वन मंत्री गणेश नायक की विधानसभा जीत पर सवाल। बॉम्बे हाईकोर्ट में आज सुनवाई। भारतीय जनता पार्टी के विधायक और महाराष्ट्र सरकार के वन मंत्री गणेश नायक की विधानसभा चुनाव में हुई जीत पर सवाल उठाते हुए एक याचिका बॉम्बे हाईकोर्ट में दायर की गई है। इस मामले की सुनवाई आज न्यायमूर्ति एनजे जमादार की एकल पीठ के समक्ष होनी है। ये याचिका उद्धव ठाकरे गुट के नेता मनोहर मांडवी ने दायर की है। मांडवी ने अपनी याचिका में आरोप लगाया है कि गणेश नायक की विधानसभा चुनाव में मिली जीत चुनावी अनियमितताओं और प्रक्रियात्मक खामियों के कारण संदिग्ध है। याचिकाकर्ता ने कोर्ट से निवेदन किया है कि गणेश नायक की जीत को चुनौती देते हुए मतगणना प्रक्रिया की पुनः जांच या विस्तृत निरीक्षण कराई जाए। बॉम्बे हाईकोर्ट की न्यायमूर्ति एनजे जमादार की बेंच इस मामले की प्रारंभिक सुनवाई आज करेगी। अदालत इस दौरान राज्य निर्वाचन आयोग और संबंधित पक्षों से जवाब भी मांगेगी। पंजाबी सिंगर और सुपरस्टार दिलजीत दोसांझ एक बार फिर खालिस्तानी समर्थकों के निशाने पर हैं। हाल ही में खालिस्तानी आतंकी गुरपवंत सिंह पन्नू की धमकी के बाद ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में हुए उनके लाइव कॉन्सर्ट के दौरान कुछ लोगों ने खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। रिपोर्ट्स के मुताबिक खालिस्तानी समर्थक समूह ने अब न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में होने वाले दिलजीत दोसांझ के अगले कॉन्सर्ट को भी निशाना बनाने की चेतावनी दी है। सोशल मीडिया पर जारी संदेशों में पन्नू ने दावा किया कि वो दिलजीत के शो को नहीं होने देगा और इसके लिए अपने समर्थकों को सक्रिय करेगा।
खबर बोकारो से है, जहां थर्मल थाना क्षेत्र के नई बस्ती में नशे में धुत पति ने अपनी पत्नी की धारदार हथियार से वार कर हत्या कर दी। जब उसके परिवार वालों ने महिला झलवा देवी को उठाने के लिए गए तो देखा कि वह मृत पड़ी हुई हैं। मौके पर बोकारो थर्मल थाना पुलिस सूचना पर पहुंची। मृतका के आरोपी पति का नाम रूपेश यादव है। ग्रामीणों ने बताया कि रूपेश यादव काफी दिनों से शराब के नशे में मारपीट करते रहता था। पहले भी चाकू से कई बार वार कर चुका था और रात में रूपेश यादव ने अपनी पत्नी को चाकू से वार कर मार डाला। पुलिस ने महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और आरोपी की तलाश जारी है। जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी बरेली के निर्देश पर अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत थाना बरादरी पुलिस ने अंतर्राज्यीय स्तर पर मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले 2 शातिर तस्करों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से 1 किलो 11 ग्राम अवैध मॉर्फिन, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत करीब 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। 1 मोटरसाइकिल तथा 2 मल्टीमीडिया मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। वहीं एक आरोपी मौके से फरार हो गया। फरार आरोपी नवनीत की गिरफ्तारी के प्रयास तेज कर दिए गए हैं। पुलिस उसके नेटवर्क तथा माल की सप्लाई श्रृंखला की जांच कर रही है। सर्व आदिवासी समाज संगठनों ने मजदूर परिवार के घर घुसकर मारपीट के विरोध में कार्यवाही करने पर एक ज्ञापन दिया। माखन नगर पुलिस द्वारा कार्यवाही नहीं करने से टीआई थाना माखन नगर की कार्यप्रणाली पर भेदभावपूर्ण रवैये के विरुद्ध काउंटर केस के विरुद्ध एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें उल्लेख किया कि सर्व आदिवासी समाज संगठनों द्वारा दिनांक 23/11/2025 का मामला ग्राम बगलोन में आदिवासी मजदूर परिवार के घर में घुसकर मारपीट की गई। राजधानी में लाउडस्पीकर को लेकर चला अभियान। नियम के विरुद्ध लगे लाउडस्पीकर को पुलिस ने अभियान चलाकर हटवाया। मंदिर, मस्जिद सहित सभी धार्मिक स्थलों पर चला अभियान। कई लाउडस्पीकर हटाए गए तो कई की आवाज कम कराई गई। भारी संख्या में पुलिस फोर्स रही मौजूद और शहर के कई इलाकों में लाउडस्पीकर को लेकर चलाया गया अभियान। दिल्ली में नवंबर की शुरुआत के साथ ही मौसम ने करवट ले ली है। सुबह शाम की ठंड अब महसूस होने लगी है और हवा में हल्की ठिठुरन लौट आई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक आसमान साफ रहेगा, लेकिन राजधानी का AQI 370 पहुंच गया है। वहीं हवा की रफ्तार में भी हल्की बढ़ोतरी होगी, जिससे रातें और ठंडी हो जाएंगी। आज दिल्ली में अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है। मसूरी में उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस रजत जयंती समारोह धूमधाम के साथ मनाया गया। राज्य स्थापना दिवस को लेकर शहीद स्थल पर सुबह से ही विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक संगठनों ने शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। राज्य स्थापना दिवस पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा शहीद स्थल पहुंचे, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने करण माहरा को फूल और मालाओं से स्वागत किया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, प्रदेश महासचिव गोदावरी थापली, नगर निगम पार्षद सुमेंद्र बोहरा ने शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की। उत्तराखंड राज्य की 25वीं सालगिरह कुमाऊं क्षेत्र के ऐतिहासिक नुमाइश मैदान बागेश्वर में हर्षोल्लास और गर्व के साथ मनाई गई। जिले के हर वर्ग, हर उम्र के लोग इस उत्सव के साक्षी बने, जहां सांस्कृतिक विकास और संघर्ष की गूंज एक साथ सुनाई दी।
बागेश्वर के ऐतिहासिक नुमाइश मैदान में, जहां प्रशासन द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में सभी विभागों ने अपने अपने स्टॉल लगाकर जनता को सरकार की योजनाओं की जानकारी दी। वहीं स्कूली बच्चों के रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने राज्य निर्माण आंदोलन की यादों को ताज़ा कर दिया। कार्यक्रम में जिला के जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने अपनी प्रतिक्रियाएं साझा की। राज्य स्थापना दिवस की रजत जयंती के मौके पर जहां पूरा उत्तराखंड उत्सव मना रहा है, वहीं घनसाली में जनता का गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा। भीलंगना क्षेत्र की बेटियां अनीशा रावत और रवीना कटैत की मौत के बाद क्षेत्र में उबाल थमने का नाम नहीं ले रहा। स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली और प्रशासनिक लापरवाही को लेकर जनता का आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। रविवार को आंदोलन ने नाटकीय मोड़ ले लिया, जब घनसाली स्वास्थ्य जन संघर्ष मोर्चा के विक्रम घणाता और अजय कंसवाल पिलखी में मोबाइल टावर पर चढ़ गए। दोनों ने चेतावनी दी कि जब तक क्षेत्र के अस्पतालों में डॉक्टरों की स्थायी तैनाती, एम्बुलेंस सुविधा और दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं की जाती, वे नीचे नहीं उतरेंगे। इसी बीच जिला के पंचायत सदस्य अनुज शाह, पुरुषोत्तम और संजय ने प्रतीकात्मक जल समाधि लेने की कोशिश की। मौके पर पहुंचे प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिसकर्मियों ने काफी मशक्कत के बाद उन्हें समझाकर रोका। फिलहाल टॉप अपडेट में बस इतना ही। नमस्कार।